हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज तो हमसे फ्रेंड्स पढ़ने वाले तो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच गए थे, नहीं क्लियर हो पाए थे, आज उसको हम लोग क्लियर करने वाले। तो आज के वीडियो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम में श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, हम लोग बहुत ही एक सरल तरीके से सिंपल वे में हम लोग फिगर के साथ इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। तो समझना, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए, जैसा कि तो इसके पहले हम लोगों ने सीखा था पाचन तंत्र के बारे में, है ना, मनुष्य में पाचन कैसे होता है फिगर के साथ। उसी प्रकार से हम लोगों ने तो श्वसन तो सीख ही लिया कि श्वसन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कैसे श्वसन होता है। अब हम लोग अंदर में आते हैं, हम लोग शरीर के अंदर कहते हैं कि हम लोग शरीर के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गन्स श्वसन के लिए काम करते हैं, है ना, रिस्पायरेशन के लिए काम करते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, आपको तो इसको समझने से पहले दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में न सवाल 5 नंबर के आते हैं, आपको दे देगा कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, तो वहां पे आपको जब तक फिगर नहीं बनाना आएगा, जब तक आप नहीं समझिएगा, आपसे एक कलम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये रटने वाला चीज है ही नहीं। आप समझिएगा, आप वही चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं फिगर ड्रा किया हूं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिगर पे, और फिगर के पार्ट्स को देखते हैं कि कौन से फिगर में किस पार्ट्स को क्या नाम है, उसका काम क्या है। फिर हम लोग आराम से यहाँ पे लिखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखिए, तो आप ये इमेजिन करिए, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सर, हम लोग सांस से लेते हैं, श्वसन में होता है क्या, श्वसन में क्या होता है, हम लोग श्वसन में क्या करते हैं, बाहर के क्या करते हैं, वायु ऑक्सीजन क्या अंदर जाता है शरीर के अंदर, अंदर जाने के बाद क्या होता है, कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज के विखंडन से क्या होता है, कुछ एनर्जी मिलते हैं एटीपी के फॉर्म में। उस एनर्जी से क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग कोशिकाएं काम करती है। तो ये श्वसन हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सांस लेना, ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण होता है, नाक से। यानी कि आपका सबसे पहला जो श्वसन अंग क्या हो गया, आपका नाक हो गया, नासा गुहा हो गया, नोजल कैविटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाक आ जाएगा। ठीक है, जो क्या बोलेंगे, नासा गुहा बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको ये जो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं आपका, ये दोस्तों क्या आपका नासा गुहा है। ये क्या बोलेंगे हम लोग, नोजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, नासा गुहा, है ना। अब दोस्तों इसके नीचे आते दोस्तों, इसके नीचे फिर आपका एक गला रहता है, अपना नाम सुनिए, गला, है ना। तो गला भी आपका एक तरह से श्वसन अंग ही है ना। देखिए, श्वसन तंत्र कैसे होता है, देखिए बहुत सारा अंग मिलकर बनता है तो तंत्र का निर्माण करता है। जैसे मैं आपको बोलूँ सिस्टम, सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है ना। सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए, अंग चाहिए। तो बहुत सारे जो श्वसन अंग जो होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मिलते हैं तो एक श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है, समझे, सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात आता है, तो फिर से हमारा ये क्या आ जाएगा, नासा गुहा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक गला होता है। ठीक है, याद करिए, ये जो दोस्तों आपका यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, गला। गला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। अभी आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों कौन कौन श्वसन अंग है, फिर हम लोग सारा चर्चा करेंगे इस लैरिंग्स का क्या काम है, नासा गुहा का क्या काम है। ठीक है, देखिए ये लैरिंग्स हो गया आपका, कोई दिक्कत। अब दोस्तों इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे आप एक तरह आपका दोस्तों ऐसे ऐसे अर्ध ब्लैक की तरह कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या, आपका इसको श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली क्या इसको बोलते हैं दोस्तों, या दोस्तों इसी में तो आपको कहीं कहीं अंग्रेजी में ट्रैकिया बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया बोलते हैं। अब यहाँ पर तो नीचे देखिए, ये श्वसन जो नली था, श्वास नली था, ये आपका एयर पाइप था, ये क्या हुआ दोस्तों, क्या बट गया है, बट के दो भागों में बना दिया है। तो जो ये दो भागों में जो बना दोस्तों, इसको पता क्या बोलते हैं, श्वास नली जो बढ़ता है उसको बोलते हैं हम लोग श्वसनिका, अंग्रेजी बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ये जो आप जो दोनों देख रहे हैं, ये जो दोनों देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको तो बोलते हैं हम लोग श्वसनिका। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या आप क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकस बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका दो भागों में बट गया। इसके बाद तो देख सकते आप दोनों तरफ क्या आपका, ये आपका क्या थैलीनुमा संरचना, यहाँ भी थैलीनुमा संरचना है। जो थैलीनुमा संरचना है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने,
फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेफड़ा बोलते हैं। इसको क्या लंग्स बोलते हैं, लंग्स। ठीक है, तो फेफड़ा आपका ये हो गया आपका दोनों अलग अलग थैलेनियस संरचना। इसके बाद देख सकते हैं कि आप लोग इसके अंदर तो बैलून जैसा संरचना है, कुछ बैलून जैसा है ना। तो बैलून जैसा है नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं वायु कोश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वायु कोश या वायु कोष्ठिका बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं हम एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई, एल्वोलाई। इसके बाद तो आता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके तो बाहर तो एक देख सकते कि आपका पट्टी से संरचना, पट्टी। ये पट्टी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पसली बोलते हैं। ठीक है, डायफ्राम जो बोल सकते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? क्या पसलियां हो गया। ठीक है, हम सब जानते हैं पसली, ये आपका पसली हो गया, जिसमें आपका आता है ना 24/12 जो हड्डी रहता है, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद तो ये जो नीचे तो देख रहे हैं, ये आपका इसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। अभी मैं आपको नाम से परिचित करा दे रहा हूँ, फिर मैं अभी तुरंत जस्ट तो मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या उसका नाम है। और तो ये जो हरा वाला तो देख रहे हैं, हरा वाला, ये हरा वाला तो पता है क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं प्लियोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोरा। पिल्योरा बोलते हैं। ठीक है, पेराइटल पिल्योरा बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या द्रव होता है जो कि बचाता है फेफड़ा को घर्षण से। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन वगैरह होने से उसको क्षति ना पहुंचे, फिर फेफड़ा को, इसलिए इसको बचाता है। तो ओवरऑल ये आपको इतना जानना पड़ेगा, यही आपका श्वसन अंग होता है। ठीक है, ये आपका डायफ्राम हो गया, ये आपका पसलियां हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई, चर्चा करते हैं क्या क्या कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो जो नासा गुहा जो होता है ना, ये आपका देख सकते हैं इनमें से, हाँ देखिए दो है नासा गुहा, नली जैसे संरचना। तो नासा गुहा को एक तो आपका क्या होगा, एक लंबा नली जैसा संरचना होता है, जिसमें तो क्या होता है आपका एक बीच एक नासा पट्टिका होता है। देखते हैं नाक, आप देखेंगे आप लोग नाक अपना, तो बीच में एक पट्टी रहता है और दोनों तरफ दो को नासा छिद्र होता है ना, ऐसे ऐसे है ना। ये आपका नाक का दो छिद्र हो गया, बीच में नासा का पट्टी हो गया। तो ये आपका इसमें नासा गुहा में वही होता है, दो को नासा छिद्र होते हैं और बीच में नासा पट्टिका होता है। और दोस्तों नाक के अंदर ही, दोस्तों नाक के अंदर तो क्या होता है ना, आपका छोटे छोटे म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस क्या करते हैं दोस्तों? म्यूकस जो क्या करता है दोस्तों कि जितने भी हम लोग वायु लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस में कुछ कुछ गंदे वायु भी आते हैं, धूल कण भी आते हैं, कुछ कीटाणु वगैरह आते हैं, कुछ रोगाणु आते हैं। उन सबको क्या करता है? मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का काम करता है। कौन करता है? म्यूकस। नाक के अंदर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है? धूल कणों को रोकता है अंदर जाने से। भाई कहाँ जा रहा है, रुको तुम यहाँ पे। कीटाणु जाएगा उसको रोकेगा, धूल रोगाणु जाएगा उसको रोकेगा। ये हम लोग का नाक काम करता है। अब प्यूरिफाई हो गया, मतलब ईयर प्यूरिफाई होने के बाद वायु जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों दो दो कांड होता है। क्या होता है? यही में दोस्तों आपका श्वास नली भी होता है और यही में दोस्तों आपका ग्रास नली होता है। यहीं से फिर फूड पाइप जाता है, यहीं से आपका एयर पाइप जाता है। तो चूंकि हमको वायु के भेजना है एयर पाइप में, फूड पाइप में तो भेजना नहीं है, तो यहाँ पे जो रहता है क्या, पट्टी का नाम है एपिग्लॉटिस, जो कि मैं चर्चा किया था पाचन तंत्र में। एपिग्लॉटिस क्या करता है? ढक देता है, वायु को जाने देता है श्वास नली में और भोजन को जाने देता है ग्रास नली में। तो यहीं पे इसको बोलते हैं लैरिंग्स। ये आपका क्या होता है? गला होता है ना। लैरिंग्स जो कि वायु जब ध्वनि वगैरह के लिए भी स्वर के लिए भी जाना जाता है, उत्तरदायी होता है। ये हमारा हो गया। अब इसके नीचे तो आता है लैरिंग्स के नीचे, तो ये तो देख सकते हैं लंबा एक है नली जैसा संरचना जो है आपका, जैसे आपका आधा बलय बना हुआ है, आधा बलय है ना, सेमी बलय, सेमी आपका रिंग बना हुआ है। इसको दोस्तों बोलते हैं श्वास नली, इसी को बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के शरीर में जो वायु जाता है जनरली, तो श्वास नली के माध्यम से ही फेफड़ा तक पहुंचता है। यदि ये डैमेज हो जाए तो मुश्किल है, क्योंकि जो मेन पहुंचाने का काम करता है श्वास नली ही करता है, इसलिए इसको रहना जो जरूरी है। अब बोले कि सर ये सीधा पाइप नहीं हो सकता, इससे बलय क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। तो बलय इसलिए हो दोस्तों ना, क्योंकि आप देखिए हमेशा तो बस वायु को भेजना तो काम है नहीं श्वास नली से, क्योंकि हम वायु लेते भी हैं, वायु को छोड़ते भी हैं। जब तो छोड़िएगा दोस्तों तो क्या हुआ, ये तो चिपक जा सकता है। जब दोस्तों श्वास नली जो ऐसे रहेगा दोस्तों, मान लीजिए वायु तो अंदर चला आएगा सीधा सा, लेकिन दोस्तों जब वायु दोस्तों बाहर जाने लगेगा दोस्तों, तो चिपकने लगेगा। ये क्या हुआ? चिपकने लगेगा।
तो चिपका के नहीं, चिपका के जाएगा दोस्तों। दोस्तों जब चिपका के जाएगा दोस्तों, तो चिपका के नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जब चिपका जाएगा तो फिर वायु आएगा नहीं इसमें। तो चिपकाने से तो रोकने के लिए क्या करते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, एक वलय होता है, अर्ध पूर्ण वलय, आधा वलय, पूरा नहीं रहता। वो किसका तो बना रहता है, वो तो आपका एपिथेलियम का बना रहता है। एपिथेलियम का अर्ध वलय पाया जाता है। ये किस लिए आता है दोस्तों, ताकि श्वास में चिपके नहीं, सिकुड़े नहीं, बस टाइट रहे, अपना शेप को गेन किए रहे, है ना, डिफॉर्म ना, अपना शेप को चेंज ना करे। इसलिए इसमें क्या होता है, एपिथेलियम का अर्ध वलय पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों श्वास नली जो होता है दोस्तों आपका दो भागों में बट जाता है। यहाँ देखिए दो भागों में बट गया, अब दोनों फेफड़ा में चला जाता है। ऐसे पूछे कि हम लोग में कितने फेफड़ा होते हैं, तो हमें उसमें 2 फेफड़ा होता है, लंग्स। तो बायां वाला जो फेफड़ा देख रहे हैं ना, ये आपका बायां वाला, इस साइड वाला, ये जनरली बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि तो आपका बीच में आपका हार्ट होता है, हृदय भी बीच में यहाँ पर रहता है। तो हृदय की उपस्थिति का ये आपका थोड़ा सा छोटा बड़ा रहता है, ये आपका छोटा रहता है। ठीक है, याद करिएगा, दोनों फेफड़ाओं का साइज सेम नहीं होता, याद कर लीजिएगा, अलग अलग होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो श्वास नली जो है दोस्तों, अब 2 भागों में बट जाएगा, क्योंकि वायु को तो सिर्फ पहुंचाना है नहीं एक फेफड़ा में, वायु को दोनों फेफड़ाओं में पहुंचाना है। तो दोनों फेफड़ा में पहुंचाने के लिए क्या करेगा, ये 2 भागों में बट जाएगा। अब बटेगा दोस्तों, जिसको जो बटा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम लोग, श्वासनिका, ब्रोंकस, है ना। तो ये जो यहाँ बटा है, ये जो बटा है, तो 2 ब्रोंकस हो गया। अब ब्रोंकस में दोस्तों क्या करेगा ना, वो बट जाएगा और छोटा छोटा श्वास, क्या बोलते हैं इससे, छोटा छोटा और बट, छोटा छोटा और, मैंने प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, देख सकते हैं यहाँ पे आया ब्रोंकस, फिर बट गया, फिर बट गया, तो ये बट जाता है। अब बटने के बाद दोस्तों ये क्या बनाता है ना, बैलून जैसा संरचना बनाता है। बैलून जैसी संरचना जो है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वायु कोश बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। वायु कोश क्या करता है, तो वायु कोश तो क्या करता है आपका, बस ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन को ब्लड में भेजना है, ब्लड से ऑक्सीजन को लेना है, ये आपका वायु कोश काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, यहाँ तक क्लियर होगा ना। अब इसके बाद दोस्तों बाद क्या है, एक हरा वाला संरचना देखते हैं, हरा हरा डॉट 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 डॉट। ये हरा कुछ और नहीं दोस्तों, एक ऐसे द्रव होता है, लिक्विड होता है। कैसा, पेराइटल प्ल्यूरा। ये क्या करता है दोस्तों आपका, जब चूंकि हम सब जानते होंगे, आप लोग सब जानते होंगे कि फेफड़ा सिकुड़ता है, फैलता है। सांस जब लेते हैं तो क्या करता है, क्या होता है, फैलता है। सांस जब छोड़ते हैं क्या करता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है ना। तो बात यहाँ पे आता है सिकुड़ने फैलने के क्रम में क्या होता है दोस्तों कि इसमें बीच में घर्षण होने लगता है, क्योंकि इसके बाहर भी तो कुछ मसल्स वगैरह है ना, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ खाली है। तो बाहर सिकुड़ने फैलने में घर्षण होगा, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन में क्षति पहुंच सकता है, इसलिए उसको रोकने के लिए बीच में द्रव रखा रहता है, द्रव में बीच में द्रव भरा रहता है। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव वाले, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आते हैं हम लोग, तो ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होता है, तो डायफ्राम कुछ है नहीं। डायफ्राम जनरली क्या करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे आप सब हम लोग हम शरीर में छाती होता है, छाती बोलते हैं ना, छाती, बच गुहा, जनरली जो आपका जो फेफड़ा होता है बच गुहा में पाया जाता है। तो चूंकि जब सांस जो लेते हैं छोड़ते देखते हैं तो अपनी पसली जो होता है सिकुड़ता है, फैलता है, सोचे हम लोग। तो जो पसलियां जो होता है दोस्तों, आपका जो पसलियां होता है, जो डायफ्राम होता है, वो क्या होता है दोस्तों आपका, पसलियां दोस्तों जब क्या होता है ना आपका, पसलियां के अंदर पेशी होता है, पेशी से जो सिकुड़ता है ना, सिकुड़ता है, तो पसलियां क्या करती है, फैलता है। और जब दोस्तों पसलियां फैलेगी तो क्या होगा आपका, फेफड़ा फैलेगा। अब फेफड़ा में जब फैलेगा तो फेफड़ा में जो वायु कोश है उसका जगह बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण दोस्तों अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा फेफड़ा में। और जब अंदर का प्रेशर दोस्तों कम हो जाएगा ना, तो बाहर से जितने सारे वायु होंगे ना फेफड़ा में चलाएंगे। सांस ले लिए, सांस ऐसे ही लिया जाता है। सांस छोड़ने में क्या होगा, सांस छोड़ने में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने में क्या होगा आपका, अंदर का प्रेशर कम जाएगा। अंदर जब प्रेशर कम जाएगा, सॉरी अंदर प्रेशर कम जाएगा, सब कहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो सब बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, वायु बाहर जाता है, अंदर आता है, ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। हम लोग सांस लेते रहते हैं, सांस आपका ब्लड में जाते रहता है, और हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में
पहुंचते रहते हैं। ऐसे आपका श्वसन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा कहानी सुना दिया हूँ, कथा सुना दिया हूँ। अब कथा सुनने के बाद आपको प्रसाद लेना है, यानी कि लिखना है। देखिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए नासा गुहा। नासा गुहा क्या होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में सुनना नहीं, आपको एग्जाम में लिखवाना भी है ना। मुझे पता है आप लोग को याद हुआ नहीं होगा, तो लिखाना तो पड़ेगा ही आपको। तो नासा गुहा क्या होता है, देखिए क्या बोलेंगे, यह नलीनुमा संरचना होता है। बोल सकते हैं, यह नलीनुमा संरचना होता है जिसमें ऐसे लिखिए, नलीनुमा संरचना होता है जो दोस्तों नासा पट्टिका द्वारा दो भागों में बटा होता है। आप अपना नाक देखिएगा तो आपका नाक जो होगा ना, बीच से नासा पट्टिका द्वारा या नासिका बेस द्वारा बटा होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या क्या पाया जाता है नासा गुहा में, इसमें दोस्तों आपका क्या पता है, म्यूकस पाया जाता है तथा छोटे छोटे बाल भी इस नाक में होते। देखिए अब नाक में कभी कोई बाल भी छोटे छोटे देखिएगा, आपको मिलेगा देखने को, तो छोटे छोटे बाल होते हैं। बाल ऐसे नहीं दोस्तों, इस सबका काम है, ये सब किसी न किसी रीजन से ही आया है। छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण तथा कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकता है। क्या करता है दोस्तों आपका, कीटाणुओं को क्या करता है आपका, कीटाणुओं को अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या आते हैं, आपका नासा गुहा हो गया। सेकेंड नंबर लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स आ जाता है। यहां पे लिख सकते दोस्तों, यहां पे क्या दोस्तों, श्वास नली, ग्रास नली द्वारा, इसे फ्रेंड्स आप सब साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, आपका दोस्तों एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। आपको एग्जाम में सवाल इससे आते रहते तो हमेशा आपको 2-3 सवाल इससे आते रहेगा, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, एमसीक्यू, इसे ध्यान से रखिएगा। ठीक है, यह श्वास नली ग्रास नली से किससे अलग होता है, एपिग्लोटिस से अलग होता है। मैंने बता दिया एपिग्लोटिस क्या होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, मैं बताया ना, वो ढक्कन की तरह काम करता है। यह श्वास नली ग्रास नली से एपिग्लोटिस ठीक, एपिग्लोटिस द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, थर्ड नंबर से हम लोग क्या आते हैं, लैरिंग से काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, श्वास नली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बता दूं, श्वास नली जो हम लोग से जो होता है दोस्तों ना, उसका लंबाई यदि कोई से पूछ दे तो बता दीजिएगा, लगभग 11 सेंटीमीटर होता है और 16 mm इसका डाया होता है। ठीक है, जो श्वास नली जो होता है दोस्तों आपका, जो एयर पाइप होता है या ट्रैकिया जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हम लोग दोस्तों ट्रैकिया बोलते हैं। तो घबराना नहीं है, नाम सुन कर लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आपका यह एक लंबा पतला नलीनुमा संरचना होता है, बोल सकते हम लोग, जिसपे फ्रेंड्स क्या होता, जिस पर उपास्थि का क्या बताया, तो उपास्थि का अर्ध मतलब आधा
अर्ध अर्ध बलय पाया जाता है। बलय क्या था? अर्ध बलय पाया जाता है। देखिए जो आपका जो रिंग जो है दोस्तों आपका वो आधा रहता है, वो अंदर नीचे नहीं रहता है, सिर्फ आपका ऊपर ही रहता है। ठीक है, वो सिकुड़ने से बचाता है कि चिपक नहीं जाए श्वास नली। चिपक जाएगा तो वायु ना आएगा ना वायु जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। पाया जाता है, बोल सकते तो इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर तथा व्यास, इससे आपका एमसी के सवाल आ सकता है कितना लंबाई होता नहीं होता। व्यास 16 mm होता है, एम यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे श्वास नली के बाद जो है आपका उसको मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा टॉपिक में बच गया आपका? श्वास नली हो ही गया है। श्वसनिका यानी कि ब्रोंकस, ये पूछ सकता है ब्रोंकस क्या। देखिए हिंट डालिए कौन सा नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर। श्वसनिका मैं हिंदी में लिखा जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और ब्रोंकस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ब्रोंकस, BRONC। अब ये होता क्या देखे तो, इसके बारे में तो जब श्वास नली दो भागों में बंटकर श्वसनिका का निर्माण करता है। श्वास नली दो भागों में बंटकर श्वसनिका का क्या करता है? निर्माण करता है, जो अलग अलग फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, जो अलग अलग क्या कहा जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। फिर फेफड़ा के अंदर ही विभाजित होने लगेगा, जो फेफड़ों में चला जाता है। और दोस्तों जो श्वसनिका जो बटा दोस्तों, इसमें भी आपका बलय रहेगा। ये मत सोचिए कि यहाँ पे बलय नहीं रहेगा, बलय यहाँ भी रहेगा, क्योंकि चिपकना नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि जब सांस वायु ऊपर निकले लगेगा तो चिपक जाएगा। आप जब करके देखिएगा, आप कोई पाइप लीजिएगा और उसमें से पानी को ऊपर खींचिएगा, या बस सिर्फ ऐसे खींचिएगा, देखो चिपक जाएगा। दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए 5वां नंबर आ जाएगा हमारा क्या? फेफड़ा आ जाएगा, लंग्स। फेफड़ा यानी कि लंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है श्वसन अंग का। देखिए फेफड़ा क्या बने तो, या गुलाबी स्पंज तथा थैलीनुमा संरचना होता है। फेफड़ा फ्रेंड्स कैसा होगा आपका? गुलाबी होगा, स्पंज होगा, थैलीनुमा संरचना होता है। जहां गैसों का गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह तो गुलाबी नुमा स्पंज तथा थैलीनुमा संरचना होता है, जो बच्च गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित? ऐसा कोई पूछ दे कि फेफड़ा कहाँ होता है, जो बच्च गुहा में स्थित होता है। बच्च गुहा में स्थित है ना, एक उदर गुहा होता है, एक बच्च गुहा होता है। उदर यानी कि पेट, बच्च मतलब आपका ऊपर का हो गया पार्ट। ठीक है, हृदय यही बीच में रहेगा, यहाँ पे हृदय रहेगा। ठीक है, तो बच्च गुहा में स्थित होता है। ठीक है, हो गया।
इसके बाहर से तो क्या होता है आपका फ्रेंड्स, फेफड़ा के बाहर फ्रेंड्स क्या होता है, पेराइटल पेराइटल प्लूरा नामक द्रव होता है जो इसके घर्षण से बचाता है, ठीक है, जो इसके घर्षण से क्या करता है, बचाता है। इसे आपको तो लिखिए दो, समझ जाएगा तो आपको समझ जाएगा तो आपको लिखने में आसानी होगा, ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 6 नंबर हमारा क्या जाएगा आपका, फेफड़ा हो गया। वायु कोश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायु कोश, एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, ठीक है। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस जानिएगा आप लोग कि जब श्वास नली बढ़ता है ब्रोंकस में, अब ब्रोंकस बढ़ता है प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस में। अब प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकस क्या करता है ना, एक अंत में सबसे आगे जाके बैलून जैसा संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं वायु कोश बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन भरा रहता है, वो तरह बैग का काम करता है, ऑक्सीजन वहां पे भरा रहता है, अब बगल में ब्लड रहता है, उसके क्या करता है, आदान प्रदान होते रहता है। तो क्या बोल सकते हैं, यह बैलून जैसी, यह बैलून जैसी संरचना होती है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, वो गैसों का आदान प्रदान की क्रिया होती है, ठीक है। इसकी संख्या फ्रेंड्स फेफड़ा, ये बहुत ज्यादा ऐसा संख्या होता है, ठीक है, इसका संख्या ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होता है, इसकी संख्या 3 गुना 10 के पावर 8 होती है, दोनों फेफड़ों में मिला के दोस्तों इसका संख्या 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, ठीक है। हमारा वायु कोश हो ही गया है, बस डायफ्राम तो लिख सकते, तो डायफ्राम तो हो ही गया, आपको डायफ्राम को कुछ लिखना है नहीं, ठीक है। ऐसे तो डायफ्राम हम लोग के श्वसन अंग का भाग नहीं है, जो आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन का पार्ट होता नहीं है, लेकिन ये भूमिका बहुत अच्छा निभाता है, ठीक है। फैलने सिकुड़ने वाला काम, फैलने सिकुड़ने से क्या होता है, इसका आयतन में परिवर्तन होता है ना। जब आयतन में परिवर्तन होगा तो एरिया तो चेंज होगा ही होगा, जब एरिया चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा ही होगा, जब प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, बस काम खत्म, यही आपका काम है इसका। तो जो श्वसन तंत्र बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन ये हार्ड है नहीं, बस आप समझना छोटी सी बात को, कौन कौन से पार्ट्स जाता है, किसका काम ज्यादा, इसको डिटेल में पीएचडी करने से कोई फायदा है नहीं। आपको क्लास 10th का एग्जाम देना है, आपको नंबर उठाना है, सॉरी आपको 5 मार्क्स के आते हैं, 5 नंबर आपको स्मूथली इजीली आप ऑब्टेन कर पाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा इस पर, ठीक है। सो नोट कर लीजिए दोस्तों, कैसा लगा आज से क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सभी ने एक सही जगह पे आए हैं। हमारे चैनल पे आपको फुल्ली क्लास 10th एनसीईआरटी का, क्लास 12th एनसीईआरटी का, क्लास 11th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है हिंदी मीडियम में, बहुत आसान तरीके से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें, अपनी तैयारी को और भी अच्छा करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।